नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। तो प्राचीन इतिहास की इस सीरीज में आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है मध्यपाषाण काल, जो कि हमारे पास 10,000 से लेकर और 4,000 BC तक रहा था। इससे पहले हम देख चुके हैं कि किस तरह से हमारे पास पुरापाषाण काल था, जिसमें हमने 3 पार्ट पढ़े थे: निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण और उच्च पुरापाषाण काल। और उससे पहली वाली वीडियो में हम देख चुके थे कि मानव का उद्विकास किस तरह से हुआ। आज हम देखेंगे मध्यपाषाण काल। जैसे कि दोस्तों मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि मध्यपाषाण काल अलग है और मध्य पुरापाषाण काल अलग है। बहुत बार इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो मध्यपाषाण काल, जिसे कि मीसोलिथिक एज भी कहा जाता है, इस काल की जो हम शुरुआत देखें तो 10,000 BC से इस तरह से हुई थी कि अभी तक जो हमारे पास प्लीस्टोसीन काल चल रहा था उसकी जगह अब होलोसीन युग आ गया था। इसके कारण क्या हुआ कि संक्रमण काल की इसे संज्ञा दी जाती है। किसे? मध्यपाषाण काल को। दरअसल प्लीस्टोसीन काल में हम क्या देखते हैं कि जो हमारे पास पूरा एरिया जो हमारे पास रहने का था वो आइस एज यानी कि हिम युग की तरह था, जो उसमें बर्फ से ज़्यादातर एरिया ढका हुआ था। ठीक है, तो मानव अभी तक क्या है कि छोटे पशु के कांटेक्ट में नहीं आया था। लेकिन अब जैसे जैसे हम समय में आगे बढ़ते रहेंगे, हम क्या देखेंगे कि होलोसीन पीरियड आएगा और मानव छोटे पशुओं के कांटेक्ट में भी आता रहेगा। अब जब प्लीस्टोसीन की जगह होलोसीन काल आ गया तो इस कारण इसे क्या है, संक्रमण काल यानी कि ट्रांजिशनल फेज की संज्ञा दी गई। अब इससे ट्रांजिशन फेज क्यों कहा गया? क्योंकि इस टाइम पे क्या होने लगा कि तापमान में वृद्धि होने लगी, जिससे कि हिमयुग की जो बर्फ थी वो पिघलने लगी और वातावरण में जो हमारे पास गर्मी थी वो बढ़ने लगी। अब इस गर्मी के बढ़ने से कारण क्या होगा कि जो छोटे छोटे पशु होंगे वो नदियों के पास आते रहेंगे और मानव भी जो है उनसे कांटेक्ट में आता रहेगा। अब इसका असर क्या होगा कि मनुष्य, जानवर और वनस्पतियों पर भी इसका असर पड़ेगा, यानी कि जो फ्लोरा और फौना होगी, जो मानव के आसपास का वातावरण होगा, उस पर सबसे ज़्यादा असर इस ट्रांजिशन फेज का पड़ा। हालांकि मनुष्य अब भी क्या था कि शिकार पर ही निर्भर था, लेकिन जो उसके आसपास छोटे छोटे जीव जंतु हुए उन्हें मारने के लिए अब नए छोटे छोटे औजारों की आवश्यकता पड़ने लगी। अब इसके कारण क्या हुआ कि अब जब छोटे औजार हमें चाहिए तो मनुष्य क्या करेगा कि अब यहाँ पे जो यूज में लाएगा टूल यानी कि जो उपकरण यूज में लाएगा उन्हें माइक्रोलिथ्स कहा जाएगा, यानी कि सूक्ष्म पाषाण उपकरण कहा जाएगा उन्हें। अब इस सूक्ष्म पाषाण उपकरणों की क्या विशेषताएं थी और सूक्ष्म पाषाण उपकरण जो थे ये किस तरह से होते, तो इसमें हम देखें तो इसकी सबसे पहली विशेषता तो ये थी कि ये सूक्ष्म पाषाण यानी कि बहुत छोटे होने लगे, यानी कि हमारे हाथ जितने ये होने लगे, जिनकी लंबाई लगभग 1 से 8 सेंटीमीटर तक थी। अब इनकी एक सबसे बड़ी विशेषता क्या थी कि ये सूक्ष्म पाषाण उपकरण जो है मतलब हम बिना किसी सपोर्ट के नहीं चला सकते। इसके लिए क्या है, हमें सपोर्ट यानी कि इन सूक्ष्म पाषाण उपकरणों के साथ हमें कुछ ना कुछ सपोर्ट चाहिए रहता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि कोई हड्डी अगर हमें मिल जाए तो उसके साथ लगा के हम ये सूक्ष्म पाषाण उपकरण चला सकते हैं। तो इनके जो आकार थे किस किस तरह आकार में मिले, हमें कुछ ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्रिक शेप में भी मिलने लगे, जिसमें हम देख सकते हैं कि कुछ त्रिकोण में थे, कुछ चंद्राकार में थे और कुछ अर्ध चंद्रा आकार में थे। अब इन माइक्रोलिथ्स में जो मेन टूल्स यानी कि मेन औजार हम पे हुए, उनमें हम देखते हैं कि ब्लेड हमारे पास सबसे पहले हुई। अब ये ब्लेड बनाने की टेक्निक जो थी, इस टेक्निक को कहा गया फ्लूटिंग टेक्निक। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि मध्यपाषाण काल में ब्लेड जो है किस तकनीक से बनाई जाती, तो इसका आंसर रहेगा हमारे पास फ्लूटिंग तकनीक से जो है ब्लेड बनाई जाती। इसमें और हमारे पास जो औजार थे, जैसे हमारे पास कोर हो गया, पॉइंट हो गया, ट्रायंगल हो गया, जो हमारे पास ल्यूनेट हो गया, ठीक है, और ट्रेपीज हो गया, और भी बहुत सारे उपकरण जो है मौजूद थे। और मेन चीज क्या थी कि जो पुरापाषाण कालीन उपकरण जो थे वो ऐसे नहीं था कि पूरी तरह से समाप्त हो गए थे। बड़े बड़े जानवरों को मारने के लिए अभी भी जो है बड़े औजार हम पे चाहिए थे, तो ये हम देख सकते हैं। तो इसमें हम मेन चीज क्या देखेंगे कि क्वेश्चन हमारे पास क्या फ्रेम हो सकता है कि जो है मुख्य औजार क्या था, कब का, मध्यपाषाण काल का मुख्य औजार हमारे पास क्या था। तो हम आंसर दे देंगे माइक्रोलिथ्स यानी कि सूक्ष्म पाषाण उपकरण जो है हमारे पास क्या थे, मुख्य औजार थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम
और हम इसमें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखें इस टाइम के, तो हमारे पास देखने को मिलता है इस काल के लिए जो मेसोलिथिक शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किया गया था, तो ये हार्डर वेस्ट्रॉप द्वारा किया गया था 1866 में। तो सबसे पहला वन लाइनर क्वेश्चन जो इस टॉपिक से बन सकता है कि मेसोलिथिक शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसके द्वारा किया गया, तो ये किया गया हार्डर वेस्ट्रॉप के द्वारा 1866 में। दूसरा, जो जॉन इवांस था, इसने 1866 में क्या किया कि सिंध के शक्कर और रोहड़ी का उत्खनन करवाया। इसने क्या किया, 1866 में सिंध के शक्कर और रोहड़ी का उत्खनन कराया। और जो मेन व्यक्ति इस मध्यपाषाण काल के खोजों से जुड़ा हुआ है उसका नाम आता है एशियल कार्लाइल, जिसने क्या किया कि 1867 में विंध्या क्षेत्र जो कि हमारे पास मिर्जापुर यूपी में पड़ता है, यहाँ से जो है सर्वप्रथम माइक्रोलिथ खोजे। यानी कि सर्वप्रथम माइक्रोलिथ किसके द्वारा खोजे गए, तो एशियल कार्लाइल द्वारा सर्वप्रथम माइक्रोलिथ खोजे गए। इसके अलावा क्या था कि इस टाइम पे हड्डी और सींग के बने उपकरण भी यहाँ से प्राप्त होने लगे थे। हालांकि हम देख चुके हैं कि उच्च पुरापाषाण काल में से ही हमें हड्डी के बने उपकरण भी प्राप्त होने लगे थे। इसी काल में क्या है, सर्वप्रथम तीर कमान का विकास हुआ, क्योंकि माइक्रोलिथ इतने छोटे होते थे कि उन्हें चलाने के लिए किसी का सपोर्ट चाहिए होता। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इस काल में हम पे जो है सर्वप्रथम तीर कमान का विकास हुआ, और उस तीर कमान को चलाने के लिए अब हमें कुछ ना कुछ सपोर्ट तो चाहिए। इसी काल में हम क्या देखते हैं कि सर्वप्रथम मानव के अस्थिपंजर भी प्राप्त होते हैं, यानी कि शवों को दफनाने की प्रथा इस काल में शुरू हो चुकी थी। इस टाइम की हम कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स देखेंगे, तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि राजस्थान का तिलवाड़ा, बागोर सबसे इंपॉर्टेंट साइट रहने वाली है। क्यों? क्योंकि एक तो ये सबसे बड़ा मध्यपाषाण कालीन स्थल था और सबसे ज़्यादा माइक्रोलिथ्स यहीं से देखने को मिले, यानी कि सबसे ज़्यादा सूक्ष्म पाषाण उपकरण हमें राजस्थान के बागौर से ही देखने को मिले। दोस्तों, बागौर से बहुत अच्छा क्वेश्चन आ सकता है, इसे हम आगे अभी डिटेल में पढ़ेंगे जब हम क्वेश्चन आंसर सीरीज करेंगे। गुजरात की बात करें, गुजरात से हमें अखज, बलसाना, हीरपुर, लंगनाज और लोटेश्वर मिला है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश से हमें भीमबेटका मिला है। भीमबेटका हम पिछली वीडियो में भी देख चुके हैं कि किस तरह से उच्च पुरापाषाण काल में भीमबेटका की जो है पेंटिंग की शुरुआत हो चुकी थी। और मध्यपाषाण काल में भीमबेटका जरूरी क्यों है, क्योंकि इस टाइम की ही सबसे ज़्यादा पेंटिंग्स हमें भीमबेटका से मिली है। मध्यपाषाण काल की ही जो है सबसे ज़्यादा पेंटिंग्स हमें भीमबेटका से मिली है। भीमबेटका से हम और क्या याद रख सकते हैं कि इसकी खोज वीएस वाकनकर ने की 1957 में, ठीक है। और मध्यपाषाण जो है उच्च पुरापाषाण काल से लेकर और ऐतिहासिक काल तक के हमें यहाँ पे क्या है चित्र देखने को मिलते हैं। इसमें अलग अलग रंगों का प्रयोग हुआ है, जिसमें हम देख सकते हैं कि 16 प्रकार के रंगों का यहाँ पे भीमबेटका में प्रयोग हुआ है। इसके बाद हम बात करें तो आदमगढ़ भी एक इम्पॉर्टेंट साइट रहने वाली है। क्यों? क्योंकि हम देखेंगे कि आदमगढ़ से ही क्या होगा आगे चल के डोमेस्टिकेशन यानी कि पशुपालन का शुरुआत होगी। इसलिए हमें आदमगढ़ भी याद रखना है कि आदमगढ़ की साइट जो है मध्यपाषाण काल से ही एक इम्पॉर्टेंट साइट बन चुकी थी। इसके बाद बात करें तो यूपी में प्रतापगढ़ से हमें एसडीएम, दोस्तों एसडीएम दरअसल मैंने एक ट्रिक की तरह यहाँ पे बनाया है, यानी कि प्रतापगढ़ से हमें सबसे पहले तो सराय नहर राय, दमदमा और महादा यहाँ पे हमें ये 3 इम्पॉर्टेंट साइट्स है जो कि इस काल में मिली है। हम किस तरह से याद रख सकते हैं कि यूपी के प्रतापगढ़ से हमें एसडीएम मिला है, यानी कि सराय नहर राय, दमदमा और महादा, ठीक है। और हम बात करें यूपी से तो लेखैया भी हमें मिला है, चौपानी मांडो भी मिला है। चौपानी मांडो भी हम याद रखेंगे क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। और इसमें जो एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइट आने वाली है वो है लहुरादेव, जो कि संत कबीर नगर जिले में हमारे पास पड़ रही है। लहुरादेव क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है? क्योंकि 9000 BC में चावल के प्राचीनतम साक्ष्य जो हमें मिले हैं वो लहुरादेव से मिले हैं। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले जो हम मानते थे वो मानते थे मेहरगढ़ जो कि बलूचिस्तान में है, कि मेहरगढ़ से हमें क्या है जो है अनाज के या जौ या किसी भी तरह से हम देख सकते हैं कि प्राचीनतम साक्ष्य जो खाने का था वो हमें भारत में कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से। लेकिन लहुरादेव की खोज के बाद अब हम यही मिला है हमें कि 9000 BC में चावल के जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो हमें कहाँ से देखने को मिलते हैं? लहुरादेव से देखने को मिलते हैं। इसके बाद बात करें तो कर्नाटक के संगनकल्लू जो है जलहल्ली जो हो गया, ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट साइट रहने वाली है। आंध्र प्रदेश में नागार्जुनिकोंडा रेनीगुंटा हो गया, तमिलनाडु में तेरी स्थल हो गया, ठीक है, वेस्ट बंगाल में वीरभानपुर हो गया, बिहार में हो गया पैसरा,
ये हमें याद रखना है कि बिहार से भी एक इम्पॉर्टेंट साइट कौन सी मिली है, पेसरा हमें यहाँ पे मिलती है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमें याद रखना है वो है कि जो आदमगढ़ हुआ और बागोर हुआ, यहाँ से हमें क्या है, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है कि कहाँ से जो है पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। और बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है हर तरह से एग्जाम में कि पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले, तो आदमगढ़ और बागोर से। इसके बाद हम भारत के नक्शे में बात करें तो किस तरह से हमें यहाँ पे चीज़ें मिली है, यानी कि हम देख रहे हैं कि पूरे भारत में इस इतने एरिया से तो हमें कम से कम, जैसे ये वाला एरिया हो गया, यहाँ पे हरियाणा से भी हमें बहुत जगह मिली है, लेकिन जो मेन जगह हम उन्हें यहाँ पे टिक करते रहेंगे। सबसे पहले यूपी से हम शुरुआत करें तो यूपी से जैसे कि हम देख ही चुके हैं कि एसडीएम मिल रहा है, यानी कि सरायनगर, राय, दमदमा और महादहा यूपी से मिल रहा है। ठीक है, इन तीनों साइट्स को याद रखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यहाँ से कपल बरियल यानी कि जो है युग्मित जो है हमें युग्म में, यानी कि युग्म में हमें कह सकते हैं हम कि जो है लोग दफनाए गए हैं कपल में। ठीक है, तो एसडीएम हम यहाँ से याद रख सकते हैं कि सरायनगर, राय, दमदमा और महादहा जो है यहाँ से मध्य पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और चौपानी मांडो हो गया यूपी से, लहुरा देव हो गया यूपी से। इसके अलावा बात करें तो हमने देखा था बिहार में हम क्या देख रहे हैं कि पेसरा यहाँ पे हो गया, तो बिहार इसी के पास वाला एरिया हो गया, जो ये हो गया बिहार का हमारे पास। ठीक है, उसके अलावा बात करें तो उसके नीचे हमारे पास वेस्ट बंगाल का एरिया हो गया इधर वाला। ठीक है, और हम बात करें तो तमिलनाडु का एरिया जो है हमारे पास, यहाँ से भी हमें क्या मिल रहा है, तमिलनाडु के एरिया से टेरी स्थल मिल रहा है। उसी के ऊपर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश से भी हमें नागार्जुनिकोंडा हो गया, रेणीगुंटा हो गया। ठीक है, तो ये सब हमें देखने को मिला है। और सबसे इम्पोर्टेंट साइट जो आने वाली है वो है राजस्थान। तो ये जो एरिया हो गया हमारे पास राजस्थान का, यहाँ से इम्पोर्टेंट साइट्स में हमारे पास क्या हो गया, बागोर हो गया हमारे पास। ठीक है, तो बागोर तो हमें याद रखनी ही रखनी है। ठीक है, और हम देखें गुजरात में लंगनाज हम देख चुके हैं। ठीक है, तो गुजरात का ये वाला एरिया भी हमें याद रखना है। गुजरात में लंगनाज हम देख चुके हैं। कर्नाटक में भी हम एरिया देख चुके हैं कि संगन कल्लू हमारे पास हुआ। ठीक है, तो ये सब एरिया हमें याद रखना है। उड़ीसा में भी हमें एक एरिया देख सकते हैं कि उड़ीसा में यहाँ पे कुचाई हमारे पास एरिया था। ठीक है ना, उड़ीसा में कौन सा एरिया था, कुचाई एरिया था। तो इस तरह से भारत के नक्शे से हम याद रख सकते हैं। ठीक है, तमिलनाडु की हम बात करें तो तमिलनाडु में हम ये सब देख रहे हैं कि कौन कौन से एरिया हमारे पास रहे हैं। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे कल एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक।